बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, जिन्हें यह लगता है कि इस्लामाबाद के जो हक परस्त, जो आईनी साइड पे खड़े 7 जजेस हैं, वो हार गए, अपना चीफ जस्टिस आ रहा है, अपनी सीनियरिटी के असूल तय होंगे, खुद ही से देखेंगे कि किसने कहां पर लगना है, इंतजामी कमेटियों में कौन होगा और सारी अदालत को कंट्रोल कर लेंगे और इन 7 जजों को खुडे नाए लगा देंगे। जिन लोगों को यह वहम था, जिन लोगों की ये खाम ख्याली थी, वो ये नोट फरमा लें कि वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। इन 7 जजेस ने ऐसा शानदार काम किया है, और मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो खबर आपने सुन ली होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो इनसे जो ड्यूटी लगाई गई थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की, जो इन्हें कहा गया था कि जाते जाते आपने ये काम जरूर करवाना है, और जो पूरे सिस्टम की और खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के तमाम नौकर जजों की जो ड्यूटी लगाई गई थी, उन तमाम जजों को आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उनका मुंह काला हुआ है। ऑब्वियसली मैं थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के इनके करतूत हैं इन जजेस के, जिन्हें इंसाफ की देवी के हाथों वो तकड़ी नजर नहीं आती है, बल्कि जिनके कमरे में लगा वो खास फोन के ऊपर आया हुआ ऑर्डर नजर आता है, उनके लिए मेरे ख्याल से इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए भी जाने चाहिए। तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक को शिकस्त हुई। आज इन जजेस ने, ये जो हक परस्त जजेस हैं, इन्होंने कमाल कर दिया, और जो इनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी इन 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 खास जगहों से ऑर्डर देने वाले जजेस की, आज उन तमाम की तमाम जो ऑर्डर्स हैं या जो ड्यूटियां हैं, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये क्या हुआ, इन 7 जजेस ने क्या कमाल किया है, रिप्रेजेंटेशन के अलावा आज की वीडियो में ये जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं एक और अहम मामले पे बात करना चाहता हूं, पहले एक आधे मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। वो ये है कि जी अभी एक नया बयानिया बन रहा है और बताया जा रहा है कि जी आर्मी चीफ को वो खत मौसूल नहीं हुआ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि हमें खत मौसूल ही नहीं हुआ। अभी मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान का तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ऊपर बैठे गए किराए के टट्टू, किराए के तर्जुमान, वो बैठकर इस तरह की कहानियां सुनाते हैं और भोंपू कि नहीं वो तो मिला नहीं जी, वो तो खत ये नहीं हुआ, वो तो फलाना नहीं हुआ, ढिमकाना नहीं हुआ। आज किसी गांव के अंदर, दूर दराज गांव के अंदर, जिसके अंदर सिग्नल्स जो हैं वो मठे मठे 2G सिग्नल्स आते हों, और उसके ऊपर मौजूद किसी एक गुमनाम से 16-17 साल के लड़के का कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट, वो भी अगर आर्मी चीफ के नाम पे लिखकर कुछ ऐसी चीज डाल देता है, यकीन कीजिए घंटे 2 घंटे के अंदर उसके घर डाले पहुंच जाते हैं। क्यों? नोट होता है, पता चलता है कि किसी ने आर्मी चीफ के बारे में फलां लिख दिया, यानी इतनी सारी चीजें नोट होती हैं। और ऐसे दौर के अंदर के जब घर घर डाले गए, घर घर चीजें गई, ऐसे मौके पे हम ये कह रहे हैं कि यानी वो खत सिक्योरिटी जराये बताते हैं वो खत मौसूल ही नहीं हुआ। वो खत मौसूल हुआ, ऑब्वियसली आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, वो अलग कहानी है। लेकिन उसके अंदर क्या लिखा गया, क्या चीज आर्मी चीफ के बारे में नाज़रीन किराम, हमारे मुल्क के अंदर को बात करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो ढकी छुपी बात रहेगी, वो राजो न्याज के अंदर रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट बात पहुंचती है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ने ठीक लिखा गलत लिखा, ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं होती कि वो इदारे को वो खत मिला नहीं है। इदारे को वो खत जरूर मिला होगा, ऑब्वियसली, जिसके ऊपर जिसके नाम पे ऊपर आर्मी चीफ लिखा हो, जिस चीज के ऊपर, जिस सफे के ऊपर, वो रेलेवेंट जगह पे जाते ही जाता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करना एक अलग बात है। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोगों का वो वहम भी दूर हो गया, जो ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ को खत लिखकर इमरान खान ने पांव पकड़ लिए हैं, ये कर लिया वो कर लिया है। अभी जितने लोग, जितना भी अगर आप उस खत को एनालाइज करें और उसका अंदाजा लगाएं, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा, यानी कि उसको गौर से देखें तो पता चलता है कि इमरान खान ने तनकीद बराए इस्लाह करने की कोशिश की है, इमरान खान ने मुतालबात किए, इमरान खान ने तरले नहीं किए उस खत के अंदर। अब तो मेरे ख्याल से सबको वो बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। तो खैर, ये खत वाला चैप्टर तो मेरे ख्याल से कि उनके कहने के बाद ना जी हमें मिला ही नहीं है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से क्लोज हो जाता है। लेकिन इमरान खान जो इससे अचीव करना चाहते थे उन्होंने अचीव कर लिया। अब आ जाते हैं जनाब दोबारा से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस से इस्तीफा लेना असल जो है ना वो ऑब्जेक्टिव था, और असल में जिम्मेदारी, चाहे चीफ जस्टिस आमिर फारूक हो या बाकी तमाम जजेस हो या पूरा माहौल हो, जिम्मेदारी ये दी गई थी कि आपने इन जजों से इस्तीफा लेना है। किस किस से इस्तीफा लेना है? मोहसिन अख्तर कियानी से, मियां गुल हसन औरंगजेब से, अरबा मोहम्मद ताहिर से, समन रफत से, तारिक जहांगीरी से,
और इन तमाम लोगों से आपने सरदार इसहाक खान से, इन तमाम लोगों से आपने इस्तीफा लेना है। नाज़रीन कराम, हमारी इत्तलात ये हैं कि ऐसे तमाम तर प्रेशर को इस्लामाबाद के इन जजेस ने कहा है शट अप, नो रेजिग्नेशन, कोई इस्तीफा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आपको कोई इस्तीफा जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहली शिकस्त, तो चाहे वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हो या कोई भी हो, यानी जो जज हैं वो आम आदमी के तो जज हैं ही नहीं है, ये तो टेलीफोन वाले जज है ना। तो टेलीफोन वाले जजों को सबसे पहली शिकस्त इन हक परस्तों ने, आइन पे खड़े हुए जजेस ने यहां पे दी। उन्होंने कहा जी भाई इस्तीफा इस्तीफा कौन है जी, हम रहेंगे मैदान के अंदर और मैदान के अंदर रहकर मुकाबला करेंगे। अब मैदान के अंदर मुकाबला कैसे किया जा रहा है? नाज़रीन कराम, इन 7 में से 5 जजों ने एक अलग रिप्रेजेंटेशन और जो 2 जज हैं उन्होंने अलग इसको फाइल किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जजों ने शिकायत की है, डिसएग्रीमेंट किया है, अपनी तहफुजात का इजहार किया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने कि आपने ये जो इतवार वाले दिन घर से आके बैठकर सीनियरिटी लिस्ट बनाई है ना, यार वैसे ऐसा पक्का टाउट जज है ना, माजरत के साथ अब आमिर फारूक साहब के बारे में मैं और क्या ही कहूं, ऐसे पक्की टाउटी करते हैं ना, ऐसी पक्की टाउटी करते हैं कि कोई शक ही नहीं रहता। अरशद शरीफ का केस लगाना हो तो साहब के पेट में दर्द होती है, लेकिन ये सीनियरिटी वाला मामला हो तो इतवार वाले दिन आके सीनियरिटी लिस्ट बना देते हैं। ठीक है, ऐसा पक्का टाउट जज है। बहरहाल मैं ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, हमें एक दायरे के अंदर रह की तनकीद करनी चाहिए। तो आमिर फारूक साहब को जो है ना वो ये शिकायत कर दी गई है। अब आमिर फारूक साहब का अगला लाहे अमल ये है इस पूरी सिचुएशन के अंदर कि आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर अपना एक स्पीकिंग ऑर्डर देना है। उस ऑर्डर के अंदर आपने वजाहत पेश करनी है कि ये जो सीनियरिटी लिस्ट आपने बनाई है और जिस तरह से आपने सीनियर प्यूनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर सरफराज डोगर को लगाया है, इसका असूल क्या है। लेकिन ये बड़ा गंदा मामला है, आपको शायद आप इस बात की सेंसिटिविटी को समझिए, यानी कि मुकम्मल आपने जुडिशरी को एग्जेक्टिव्स ने अपने काबू में कर लिया। कैसे? आपको लग रहा होगा कि यार कल को, यानी कि अदलिया की यही तो खूबसूरती थी कि यहां पर आप अपना रेफरेंस नहीं चला सकते, यहां पर आप अपनी सिफारिश नहीं चला सकते, हर एक का पता कि यार फलां ने फलां टाइम चीफ जस्टिस फलां ने फलां टाइम चीफ जस्टिस बनना है। हम तो ये चाहते थे कि फौज के अंदर भी अदलिया जैसी तब्दीलियां आए कि जनाब सबका पता हो, कोई वजीर आजम इन्फ्लुएंस ना कर सके, सबको पता हो कि किसने कब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। हम तो ये चाहते थे। और यार फौज में अंदर अदलिया की क्या तब्दीलियां होनी थी, अदलिया में फौज जैसी तब्दीलियां हो गई, यानी कि पिक एंड चूज, यार जिसको दिल चाहे चीफ जस्टिस जो है वो बना ले, आर्मी उसके पास वजीर आजम के पास इख्तियार चला गया। अब इसका ये जो गंद डाला गया, इस गंद का नुकसान क्या होगा? मिसाल लीजिए, कल को किसी भी हाई कोर्ट के अंदर नया आने वाला जो जज है जिससे खतरा महसूस होगा, आप क्या करेंगे? पहले तो आपने 3-4 ऑप्शन दे दिए, उनमें भी कोई बंदा नहीं है, आप ये देखेंगे इधर उधर नजर डलाएंगे, यार वो 16वें नंबर पे 17वें नंबर पे फलां हाईकोर्ट का जज जो है ना वो मुझे मुनासिब लग रहा है, लगा के इसे इधर बिठा देते हैं। और मैं नाज़रीन कराम आपको खबर दे रहा हूं, इस पूरे मामले को अब चूंकि जब इसके ऊपर आमिर फारूक साहब स्पीकिंग ऑर्डर देंगे तो इस पूरे मामले को जो ये 7 जजेस हैं ये चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में इसको आईनी बेंच सुने या फुल कोर्ट सुने या व्हाट्सएवर, ये सीनियरिटी वाला मामला वहां पर जाएगा और ये मामला डिस्कस होता रहेगा, ये मामले की जान नहीं छूटेगी। और सरफराज डोगर साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो अपनी चीफ जस्टिस के पहले ही दिन वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस होंगे। उनके दौर के अंदर क्या ही इंसाफ होगा। किसी इंसान के अंदर मतलब ग्रेस होना तो वो ऐसे कंट्रोवर्शियल जगह पे आता ही नहीं है। देखते हैं, मुझे तो सरफराज डोगर साहब से उम्मीद है, अल्लाह करे कि वो इस मनसब को संभालने से पहले के आप बराए मेहरबानी पहले इसका तय कर लीजिए, आप इसके असूल उसके जवाबत तय कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो ग्रेस है और ये सारी चीजें जनाब पाकिस्तान के अंदर नापैद चीजें हैं, तो होगा क्या, सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनेंगे, उसके बाद ये मामला चलता जाएगा और ये जज सिस्टम के अंदर रह के लड़ेंगे। इस्तीफे वाली कहानी कोई नहीं है, अहमद अंदास्ता इस्तीफे वाला साहब कोई नहीं है। ये यहां पर इन्होंने कहा जी तुम्हारी मतलब तुम्हारी हिकते मोंग दलांगे, काइंड ऑफ सिचुएशन ये जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हों, इन तमाम जजों को अब चूंकि अतर मिनल्लाह की बड़ी दोस्तियां हैं, आप देखिए ना इनके साथ याहिया अफरीदी के साथ, तो आज हमें ये नजर आएगा, हम ये भी देखेंगे अतर मिनल्लाह साहब जो है वो असल
आईनी जज हैं या फिर यारी दोस्ती वाले जज हैं, यारी दोस्तियां निभाते हैं या आइन के मुताबिक चलते हैं, कुछ उनको अब इस मामले के अंदर भी जो है वो चीजें देखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप ओवरऑल सिचुएशन को देखिए तो मैं तो यह कहूंगा कि इन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने नैले पे दैला फेंक दिया है, फंसा दिया पूरे सिस्टम को, और ना कहा कोई इस्तीफा नहीं, इधर ही रहेंगे, ठोक के मुकाबला करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब आप देखिए ना, कहते हैं जी 7 जजों ने पहले 6 खत लिख दिया था, 6 जजों ने, और यार किसी का बहनोई उठाया गया, किसी का बाप उठाया गया, किसी के कमरे में कैमरे लगाए गए। वो कहते हैं जी इन्होंने ISI का नाम लिया था, इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लिया था, और भाई किसी के घर की प्राइवेट, यानी कि घर के कमरे के अंदर, आपके कमरे के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, आपके सोने की जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, किसी के वॉशरूम में कैमरे लगे हुए हैं, किसी का भाई उठा लिया, किसी का बहन, तो वो क्या करेंगे? वो खत भी ना लिखे तो क्या करें? यानी कि ये कोई बहुत बड़ा जुर्म है यार, उन्होंने खत लिख दिया। वो खत ही लिखा है ना, किसी के खिलाफ ऑर्डर तो नहीं जारी किया, खत ही लिखा है। तो ये क्या इतना पाकिस्तान के अंदर क्या डिसएग्रीमेंट करना इतना बड़ा जुर्म है? यानी कि कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है ना, कौन सा कहा है जी गैर कानूनी उड़ा दो किसी को। ये जो 7 जजेस हैं नाज़रीन किराम, ये इन्होंने एक इंपैक्ट क्रिएट किया है, इन्होंने अदलिया की नई तारीख लिखी है, और मुझे लगता है कि जो आज ये कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम आज जो कुछ दिल हो जाए, जिस तरह से अदलिया आप तबाह कर दे, कुछ मसला नहीं है, फ्यूचर के अंदर ये चीजें। अब देखिए ना, आपने एक इंसान के लिए बार बार मेरे ज़हन में आता है क्या किया आपने, तमाम इदारे, क्योंकि इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा फॉर्म 47 लाओ, क्योंकि इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाओ, क्योंकि इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा और चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का ला लो, क्योंकि इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा हाई कोर्ट को फतह कर लो, क्योंकि इमरान, आपने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया और यार जईते ही फेर दिया आपने आइन की। अब भी इमरान खान आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो बराए मेहरबानी थोड़ा रजू कर लो, और यार बह गए ओदे नाल, बात सुन लो। तो कहने का मतलब यह है कि नाज़रीन किराम चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, मामलात को थोड़ा सा अब देखना होगा। ये जजेस ने क्या कमाल किया है, या अफरीदी साहब ने कुछ दिन पहले रिपोर्टर्स के साथ बैठकर बड़ी शेखियां बगैर, रिजॉइस कीजिए इस मामले को, आप जी इसको अप्रिशिएट कीजिए। अब नाज़रीन किराम पता चला जी उन्होंने इसके बाद बड़ा प्रेशर उनके ऊपर महसूस हुआ है कि जनाब अब ये क्या, अभी एक मामला जो कोर्ट में आना था आपने उसको पहले ही अपनी साइड क्लियर कर दिया कि जनाब वो क्या समझते हैं। तो लिहाजा चीजें बड़ी दिलचस्प होने वाली हैं, वेरी इंटरेस्टिंग डेज अहेड। मामलात बात यहां पर खत्म नहीं होगी, दमादम मस्त कलंदर शुरू होने वाला है। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, मजेदार मामले 10-15 फरवरी तक झटके ही झटके जो है ना, आगे बम्पी रोड आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आई लेट यू नो, चीजें आप तक पहुंचाता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।